सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में जिसके थ्रू आप एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यार देखो, हम घर से बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम हॉल में जाके या तो वो चीज़ हमें याद ही नहीं आ रहा होता है या फिर हम जो पढ़ के आए वो पेपर में ही नहीं आया हुआ है। ठीक है, मतलब हम कुछ और ही पढ़ के आ गए और पेपर में बिल्कुल कहीं और से आ गया। ठीक है, सो इस सिचुएशन में हम जो है थोड़ा बहुत गेस वर्क करते हैं और अगर हम ये जो गेस वर्क है थोड़ा बहुत टेक्निक लगा के करें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वे में करें, दिमाग लगा के स्मार्ट वे में करें, तो हो सकता है 100% नहीं तो कम से कम 90 to 99% चांसेस है कि आपका वो गेस वर्क जो है सही जाए। ठीक है, सो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो लोग यूज करते हैं। बट टू ऑल माय ब्रो एंड सिस, यार देखो, अगर आप गेस वर्क कर रहे हो तो देख लो कि आपका जो पेपर है या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दे रहे होगे या फिर 12th जो अभी इस वक्त बहुत खुशी में है क्योंकि उनका पेपर एमसीक्यू में होने वाला है। तो यार देखो, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है या फिर नेगेटिव मार्किंग बहुत नेग्लिजिबल है कि उससे आपका जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तभी जो है आप ये बड़ा रिस्क लो। ठीक है, बट अगर आपके पेपर में ह्यूज जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो उस केस में बेहतर होगा कि आप जो है गेस वर्क ना करें। ठीक है, इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत स्मार्ट वे ये होगा कि जो आपको नहीं आ रहा है सीधा सीधा वो छोड़ दे, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी ऐड हो जाएगी। सो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टेक्निक से, और ये फर्स्ट टेक्निक आपको सबने बताया होगा बट मेरी भी फर्ज बनती है कि आपको पूरी चीज़ जो है बताऊँ। ठीक है, सो फर्स्ट टेक्निक है गो थ्रू योर पेपर प्रॉपरली एंड मार्क द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब देखो, गो थ्रू योर पेपर प्रॉपरली का क्या मतलब होता है कि हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम एग्जाम में जाते हैं, पेपर मिलता है तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन हमें दिख जाता है जो हमें रिलेटेबल लगता है, जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, एक वर्ड हमने देख लिया, चलो ये तो हमने पढ़ा है, सीधा जाके हम आंसर लिख के आ जाते हैं या फिर मार्क करके आ जाते हैं यही सही आंसर है। फिर एग्जाम हॉल से निकलने के बाद हमें पता चलता है कि वो उसका आंसर था ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। सो ये इसलिए होता है और ये मेरे साथ भी हुआ है बिकॉज हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन पेपर जब भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको वो चीज़ रिलेटेबल भी लगती है, अगर आपको लगता है आप पढ़ के आए हो, इतने कॉन्फिडेंस में हो, फिर भी उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की जो है मेहनत कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ना छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डैश डैश डैश, तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जज्बात में आके आपको सारा मार्क नहीं करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, जिसमें आप 100% श्योर हो कि आपको इसका आंसर पता है, उनको पहले आप हाईलाइट कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे पहले जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को पहले फाड़ देना है। ओके, सो पहले उन क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये है, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं जिस पे आप 80% श्योर हो या 70% श्योर हो, जिसको आपने कहीं देखा है, पढ़ा है बट आपको याद नहीं आ रहा होता है, उसमें आपको सेकेंड टेक्निक यूज करना है, वो है रिलेट एंड रिकॉल। रिलेट एंड रिकॉल में आपको क्या करना है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम 100% श्योर नहीं है बट हमें पता है कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा सोचेंगे तो आंसर हम गेस कर ही लेंगे। ओके, सो उसमें आपको थोड़ा रिलेट करना है। रिलेट इन द सेंस कि जैसे कोई भी वर्ड आ गया, ठीक है, जिसके ऊपर वो क्वेश्चन बेस्ड है या फिर जो आपको ऑप्शंस मिले हैं वो बेस्ड है, तो उन क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करो कि आपने वो किस चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर कौन से बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट में 2 बुक होती है, 3 बुक होती है, तो किस बुक में आपने पढ़ा, किससे वो रिलेटेड है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, क्या आपने उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखी थी, नोट्स बनाया था, एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऐड की थी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप जो है उसको देखो कि थोड़ा रिलेट कर पाते हो कि नहीं, और उसको रिकॉल करो। ठीक है, और फिर जो है आपके ऑप्शंस देखो और फिर जो है उस क्वेश्चन को जाके अटेम्प्ट करो। उसके बाद बढ़ते अपने थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब हमने देख लिया जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको पहले करना है, उसके बाद जो 60, 70, 80% आप श्योर हो उनको करना है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर आपको अच्छे से नहीं आता, उसमें आपको लगाना है एलिमिनेशन मेथड। अब देखो 4 ऑप्शन होंगे अगर, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन जरूर होगा जो आपको चिल्ला
चिल्ला के बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया हूँ, मैं आंसर नहीं हो सकता, मुझे निकालो यहाँ से, ठीक है। मतलब ऐसा एक ऑप्शन आपको ढूंढना है जो आपको ये बात बोल रहा है, और अगर आपने उस ऑप्शन की बात अगर आपने सुन ली ना तो बस हो गया, समझो आपका काम। तो एक ऑप्शन ऐसे होगा जो कबाब में हड्डी बना होगा या फिर उसको घसीट के उसमें डाला गया होगा जो एक्चुअली में उसका आंसर नहीं है। तो ऐसा एक ऑड वन आउट ऑप्शन आपको ढूंढना है और एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो यार देखो, एलिमिनेशन का मेथड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मेथड है। इसके बाद और एक मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी। सो अगर आप इस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हो, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके MCQ के अटेम्प्ट में, ठीक है। तो एलिमिनेट कर दो उन ऑप्शंस को जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही हटके है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो ही नहीं सकता, या फिर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी इसके बारे में, ओके। उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ टेक्निक की तरफ, और वो है 50-50 रूल। तो यार आपने KBC तो देखा ही होगा, है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक लाइफलाइन होता है 50-50। तो काफ़ी यूजफुल लाइफलाइन है वो, ठीक है, और काफ़ी यूजफुल टेक्निक है वो अगर आप अपने पेपर में देखो। क्योंकि मान लो एक बंदा खड़ा है, उसके सामने 4 ऑप्शन है, उसको अपना करियर डिसाइड करना है। उसके पास ऑप्शन है डॉक्टर का, इंजीनियर का, बिजनेस का, या फिर IAS बनने का, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अगर वो दिल पे पत्थर रख के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देता है ना, मान लो डॉक्टर और इंजीनियर का जो ऑप्शन था उसने एलिमिनेट कर दिया, तो अब उसके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, दैट इज बिजनेस का या फिर IAS बनने का। तो वो अभी इजीली उस चीज को चूज कर सकता है। तो जितना आप कम करोगे अपने ऑप्शंस को, उतना आप बेहतर चुन पाओगे, ठीक है। तो इसलिए 50-50 मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कुछ ऐसे अगर आपको ऑप्शन दिख जाते हैं जहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, लाइक कलरफुल एंड डल, ठीक है, ये दोनों अपोजिट वर्ड है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो एज योर 50-50 ऑप्शन। या फिर कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको सिमिलर लग रहा हो एक दूसरे से, ठीक है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो एज योर 50-50 ऑप्शन। या फिर कोई भी 2 ऑप्शन जो आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा हो, ठीक है, और उसमें से अगर B और C आ रहा है, ठीक है, मतलब मान लो A और B आपके पास बच गया 50-50 के लिए, या फिर C और D आपके पास बच गया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं B के, ठीक है। 28% चांसेस होते हैं कि B वाला ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। ये मतलब एनालाइज किया गया है कि 28% चांसेस होते हैं B का करेक्ट होना, ओके। तो ये हर क्वेश्चन में सही होगा ऐसा तो है नहीं, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। बट अगर आप एक वाइल्ड गेस लगा रहे हो, आपको सही में नहीं पता आंसर, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यू आर गोइंग फॉर वाइल्ड गेस, तो आप B को चुन सकते हैं या फिर C को चुन सकते हैं, ठीक है। या मान लो आपके पास C और D ऑप्शन है, तो उसमें तो B है नहीं, तो आप उसमें क्या चुन सकते हो, C को, ठीक है, क्योंकि C के 25% के आसपास चांस होते हैं करेक्ट होने का। A और D का बहुत लीस्ट चांस होता है करेक्ट होने का, बट हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में A और D करेक्ट होते हैं, बट अगर आप वाइल्ड गेस के लिए जा रहे हो और कंफ्यूज हो चारों ऑप्शन में, सो B को आप कंसिडर कर सकते हो इन द फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद C को आप कंसिडर कर सकते हो इन योर सेकेंड पोजीशन। और अगर 5 ऑप्शन है A B C D E, सो E के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर 5 ऑप्शन है तो E के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप वाइल्ड गेस के लिए जा रहे हो तो आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ट्रू और फॉल्स आ गए, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में ट्रू होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगेन इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल दी क्वेश्चन, बट ट्रू इन द सेंस कि अगर आप वाइल्ड गेस लगा रहे हो और आपको वो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत वास्तविकता से इसका रिलेशन है, अगर हम रियलिटी में देखें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, और आपको सही में आंसर नहीं पता ट्रू और फॉल्स में, सो यू कैन गो फॉर ट्रू, बिकॉज जो मोस्टली आंसर्स करेक्ट होते हैं ट्रू और फॉल्स में से वो है ट्रू, ठीक है। सो ये बस एक एनालिसिस के बेस पे आप ऑप्शंस को जो है करेक्ट कर सकते हो, आपको अगर कुछ भी नहीं पता, ठीक है, और अगर आप वाइल्ड गेस के लिए जा रहे हो। उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके मतलब आपके बहुत काम आएंगे, जैसे नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये 2 ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है, मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ये 2 ऑप्शन जो है करेक्ट हो। या फिर नन ऑफ द अबव जैसे होता है तो ये एक नेगेटिव जो है सेंटेंस है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो बंदा क्यों नन ऑफ द अबव घुसाएगा, है ना, ऑप्शंस में। सो नन ऑफ द अबव अगर आता है तो मान लेना कि शायद वो आंसर
करेक्ट है, अगर आपको नहीं पता बिल्कुल आंसर, ठीक है। एंड अगर ऑल ऑफ दी अबव होता है सो वो भी करेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड थिंग ये है कि अगर कोई सेंटेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अगर वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जैसे तीनों छोटे छोटे जो है आपके पास ऑप्शन है और एक ऑप्शन जो है बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो उसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कि जो पेपर बनाने वाला है वो क्यों इतनी मेहनत करेगा, है ना। सो अगर कोई लॉन्ग ऑप्शन आपको दिखता है तो उसके लिए आप जा सकते हैं, ओके। या फिर अगर आपको कोई ऐसा एक वैल्यू दिखता है जो बहुत ही हटके है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम वैल्यू, एकदम डिफरेंट वैल्यू, मान लो आप देख रहे हो कि एप्पल, मैंगो एंड गुआवा और उसके साथ और एक ऑप्शन आ गया आपका पोटैटो का, ठीक है। या फिर अगर मैथ्स में देख रहे हो तो नंबर लिखा हुआ है 20, 30, 40 और एक जगह लिखा हुआ है 200, तो ये सारे हो गए एक्सट्रीम वैल्यू या फिर डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये इनके चांसेस होते हैं करेक्ट नहीं होने का, तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए आप इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये है स्मार्ट तरीका, अगर आपको नहीं पता सो यू कैन गो फॉर दैट, ओके। 100% करेक्ट होने के चांसेस नहीं दिए जा सकते बिकॉज क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता है, बट मोस्टली केसेस में यही होता है, ओके। उसके बाद अगला पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। अब देखो हर एक सब्जेक्ट में से डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे अगर मैथ्स में ले ले या फिर इकोनॉमिक्स ले ले जहाँ पे वैल्यूज, नंबर्स, न्यूमेरिकल से काम है, सो वहाँ पे एमसीक्यूज अलग होंगे। तो जैसे मैथ्स है या फिर जहाँ पे आपको इक्वेशन का काम है या फिर जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, नंबर्स है, उस पे आप कैसे गेस लगाओगे। सो कोई भी वैल्यू है तो आप अप्रॉक्सीमेटली को यूज कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आ सकता है, ठीक है। या फिर जो भी फॉर्मूला है उसको अच्छे से रट के जाओ या फिर उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ठीक है। रिवीजन इज द बेस्ट मेथड। रिवीजन नहीं होता तो देखो आप जो भी फॉर्मूला आपको याद करना है वो तो या फिर आप एक काम करो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ के उसके सामने जो है आप पेस्ट कर दो ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपको वो दिख सके, या फिर मोबाइल का वॉलपेपर लगा लो या फिर ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से आप उसको बार बार रिवीजन कर सकते हो, वो आपको बार बार दिख सकता है, ठीक है। ताकि हम जब रिवीजन करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अब जब हम एक चीज़ को दोबारा देखते हैं, 3 बार देखते हैं, 4 बार देखते हैं, तो वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में बैठ जाती है, तो उसको रिवीजन कर सकते हो। तो फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, अप्रॉक्सीमेटली, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश में आ गया तो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर कोई ऑप्शन में दिखता है तो उसको आप जो है हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। या फिर अगर स्टोरी या फिर पोएम से कोई क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, उसको आप चैप्टर से रिलेट करो कि मैंने स्टोरी में ये पढ़ा था, इसमें ऐसा किरदार था कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ था कि नहीं, तो समरी पढ़ लो या फिर चैप्टर को थॉरोली एक बार रीड कर लो, तो आपको जो है फिर वो करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। और ग्रामर में आता है, सो ग्रामर अगर आपको बेसिक सी आती है तो आप अच्छे से कर लोगे, बिकॉज ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है अगर आप ढूंढ पाते हो तो आपको इजी हो जाएगा, आप इंग्लिश के जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर पाओ। साइंस में जैसे फिजिक्स जैसे चैप्टर्स है, केमिस्ट्री जैसे चैप्टर है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डायमेंशंस देखना है उसके कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है और उसको आपको रिलेट करना है कॉन्टेक्स्ट के साथ या फिर जो सिमिलर हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है अगर उसके अलावा कोई दूसरी चीज उसमें डाली गई है सो पक्का है कि वो आपका आंसर नहीं हो सकता। और इस वीडियो का लास्ट टिप इज दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यार देखो ये सारे हमने बात किया कि आप गेस वर्क कैसे कर सकते हो, वो भी इंटेलिजेंटली, ठीक है। बट सबसे अच्छा मेथड होता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। आई नो कि ये जो 12 का जो पेपर पैटर्न है ये अभी न्यू आया है, तो बहुत सारे लोगों को ज़रूर कन्फ्यूजन होगा कि एमसीक्यू में क्या आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कंसेप्ट क्लैरिटी हर चीज़ में ज़रूरी होती है, सो उसको ज़रूर रखा करो कंसेप्ट क्लैरिटी। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आए हैं या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छे से करके जाओ। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ द मेन। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। बाकी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके आंसर्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। इनको आप 6-7 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन से क्वेश्चन आते हैं। सो उस पर आपको ना गेस वर्क करने की ज़रूरत है ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फिर उसको ईजीली कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी MCQ टेक्निक्स एंड टिप्स। आई होप आपको यूजफुल लगेगा।
जब भी आप एमसीक्यू के अटेम्प्ट करें इनको ज़रूर फॉलो करके देखना। आई होप यू विल गेट हेल्प। सो टिल देन आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ना मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।